नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा प्रस्तुत हूँ एनसीईआरटी 8वीं कक्षा की टेक्स्ट बुक वसंत का तीसरा अध्याय लेकर, जिसका नाम है बस की यात्रा। अब यात्रा शब्द के अर्थ से तो आप सब लोग परिचित हैं ही। यात्रा का अर्थ होता है कहीं घूमने जाना, सफर पर जाना आदि। यात्रा के दौरान ही कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम भूल नहीं पाते, किसी न किसी वजह से। कभी कुछ अच्छे कारणों से तो कभी कुछ बुरे कारणों से, रोमांचित करने वाले कारणों से वो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। तो आपको भी अगर अभी याद आ रही हो ऐसी कोई घटना की तो उसके बारे में लिखिए और अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में बात भी कीजिए। पर हम चलते हैं हमारा अगला पार्ट जो है बस की यात्रा की ओर, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ लेखक के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो इस यात्रा की ओर चलने के पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई और ये हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि इनकी जो शैली थी वो अपने समय के जो भी लेखक थे, अन्य दूसरे लेखक, उनसे एकदम अलग थी। उस शैली का नाम है व्यंग्य शैली, व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्य शैली को अगर समझना है तो थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पढ़ते वक्त तो हमें एक बार को हंसी आएगी, उसकी भाषा ऐसी होगी कि हम हंसेंगे, लेकिन जब उन शब्दों का अर्थ हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे हमारी सरकारी व्यवस्था हो या हमारे जो सोचने के तरीके हों आदि की, हमें पोल खुलती भी दिखाई देती है। मतलब उनके ऊपर बहुत गहरा कटाक्ष लेखक करते हैं और अपनी इसी लेखन शैली के कारण हिंदी साहित्य में वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। हिंदी साहित्य में ये जो विधा है, व्यंग्यात्मक विधा या इस विधा में लिखना, इसकी शुरुआत करने का श्रेय हरिशंकर परसाई जी को जाता है। आपने कई व्यंग्य लिखे हमारे धार्मिक सोच पर, हमारी व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर, और भी बहुत ऐसे कई तरह के व्यंग्य आपको इनके पढ़ने को मिलेंगे जहाँ पर हमें बहुत हंसी आती है। ऊपरी तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो हमको हंसी का माहौल एक बन जाता है, लेकिन वास्तव में जब हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत गहरे तक हमें चिंतन के लिए मजबूर कर देती है। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है सामने, कि 22 अगस्त को हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी नाम के पास में एक ग्राम में, और इनका निधन 10 अगस्त को हुआ। तो और इन्होंने क्या क्या लिखा है अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपनी लेखनी से, तो उसके ऊपर भी हम एक नजर डालते हैं। आपने कई कहानी संग्रह, उपन्यास और संस्मरण लिखे। तो कहानी संग्रह के कुछ नाम आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव। ऐसे उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण तिरछी रेखाएं आदि। और अपनी लेखन प्रतिभा के लिए आपको कई तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया अपने जीवन काल में। चलते हैं अब इनके अध्याय की ओर, जो है हमारे कक्षा में बस की यात्रा। उसके कुछ कठिन शब्द मैं पहले यहाँ पर बताने वाली हूँ कि उनके क्या अर्थ है, और फिर कहानी का संक्षेप में प्रस्तुतिकरण कि संक्षेप में उस कहानी में यहाँ पर क्या दिया गया है। पाठ आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट के जरिए, जहाँ पर कि पूरा पाठ है, और अवश्य पढ़िए क्योंकि पढ़ना एक अलग अपने आप में आनंद देता है कि उनकी शैली है उसको समझने में आपकी मदद भी करेगा। तो पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि विदा। विदा मतलब किसी से आखिरी बार अगर हम मिल रहे हो, आखिरी सलाम की, इसके बाद कभी हमारा मिलना ही नहीं होगा, जब हम ये सोचते हैं। ठीक है। रंक, गरीब, राजा, और रंक आपने विलोम के अनुसार कई बार सुना होगा। तो रंक मतलब होता है गरीब हो जाना। कूच, जैसे हम कहते हैं सैनिकों के लिए कि वो कूच पर निकल गए, मतलब कि कैसे कि कोई युद्ध में अगर आप लड़ने जा रहे हो तो उस तरीके की भाषा के लिए जो प्रयोग में किया जाता है जाने का अर्थ, उसको कहते हैं कूच करना। निमित्त मतलब कारण, जैसे किसी भी कार्य के होने के लिए कोई तो भी कारण बन जाता है, तो उसके लिए एक शब्द है निमित्त। श्रद्धा, किसी के प्रति आदर और सम्मान का भाव, उसको हम कहते हैं श्रद्धा। जैसे हम जब मंदिर में जाते हैं या अपने आराध्य के जब हम जाते हैं तो हम उनको एक श्रद्धा भाव रखते हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक बहुत अलग आदर होता है, सम्मान होता है। उमड़ना मतलब हमारे मन में जो भावनाएं हैं उनका जमा होना, उमड़ना। वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी। वय वृद्ध, वय मतलब उम्र, उम्र में जो वृद्ध हो गई हो, पुरानी हो गई हो। ठीक है। निशान मतलब चिन्ह, सिंबल। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, वृद्ध होने की अवस्था मतलब बूढ़े होने की अवस्था, जो हमारा जो शरीर है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो वृद्धावस्था। कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम। सवार, जैसे बस में सवार होना मतलब बस में चढ़ना।
ठीक है। बस के अंदर जब हम यात्रा करते हैं तो हम लोग सवारी होते हैं, जब आप चढ़ते हो तो उसे तो बस में सवार होना, ऐसे आप जैसे बोलते हो घुड़सवार, तो घोड़े पर बैठना, घोड़े की सवारी करना, इस तरीके से सवार शब्द का अर्थ होता है चढ़ना। हिस्सेदार, साझेदार, मतलब पार्टनरशिप की जहाँ बात होती है वो होता है हिस्सेदार। गजब मतलब आश्चर्य, किसी चीज को देखकर जब हम बहुत सरप्राइज हों, आश्चर्यचकित हों, तो वो है गजब। विश्वसनीय मतलब भरोसे वाले, जिस पर हम भरोसा कर सके। ठीक है। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द है जो पाठ पढ़ते वक्त आएंगे। और अब हम चलते हैं पाठ के संक्षेप की ओर। पाठ पूरा पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी का जो लिंक है वहां से पाठ 3 कक्षा 8 का डालिए वसंत में, तो आपको मिल जाएगा पढ़ने को। अवश्य ही पढ़िए, तभी आप उनकी शैली को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि कितना सुंदर शब्द संयोजन हरिशंकर परसाई जी का है इस व्यंग्यात्मक शैली में। संक्षेप में पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार लेखक किसी कार्य हेतु गए थे। अब उनको एक ट्रेन पकड़नी थी जबलपुर के लिए, लेकिन उस ट्रेन को समय पर पकड़ने के लिए उनको एक बस से यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके साथ उनके 4 मित्र भी गए थे। अब वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने उनको सुझाव दिया, क्योंकि वो बस के हाल से परिचित थे, बस की हालत उन्हें पता थी, तो उन्होंने इन सबको कहा कि आप इस बस से यात्रा ना करें। लेकिन इनकी मजबूरी थी, तो इन्होंने उस सलाह पर ध्यान ही नहीं दिया और बोला कि बस कौन सी डाकन रहती है कि वो हमें खा जाएगी, यात्रा ही तो करनी है। लेकिन जैसे ही ये यात्रा के लिए जब बस के सामने उपस्थित हुए और बस इनके सामने आई, तो इनको लग गया कि इन्हें सलाह क्यों मिली थी। बस की हालत देखते ही इनको लग गया कि वो बस बहुत ही खराब हालत में थी। और इस बात को उन्होंने कुछ यूं लिखा है कि बस पूजा के योग्य थी, इस पर सफर कैसे किया जा सकता है। बस की हालत देखकर लेखक के मन में बस के लिए श्रद्धा भाव जाग उठता है। लेखक ने बस की तुलना, कंपैरिजन एक बुजुर्ग व्यक्ति से की है। एक कोई बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति हो, जैसे कि हम अपने साथ अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है तो हम उसको सामान नहीं देते हैं, हम खुद उठाते हैं। तो ऐसे लेखक को लगा कि ये बस इतनी बूढ़ी है, हम इसके ऊपर सामान की तरह कैसे लद कर चले जाएं, इसके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो फिर भी अभी कोई चारा नहीं था, पहुंच तो चुके थे, टिकट ले चुके थे, तो बस में बैठे और इन्होंने सोचा कि अभी बस तो स्टार्ट ही भी क्या होगी। लेकिन जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो लेखक को पहला आश्चर्य हुआ कि अरे ये बस चलती भी है। और लेकिन जब इंजन स्टार्ट हुआ तो साथ ही एक और चीज ये भी थी कि उसकी जो आवाज थी वो ऐसी थी कि ऐसा लगने लगा कि पूरी बस ही अभी इंजन बन गई है। और बस की जो सीट थी वो भी बहुत टूटी हुई थी, पता ही नहीं पड़ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। लेखक ने बताया कि बस के पुर्जों में, बस के जो आपस में कल पुर्जे हैं, जैसे इंजन है, सीट है, बस की खिड़की के कांच हैं, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, इन सब में आपस में कोई समायोजन नहीं था, कोई समन्वय नहीं था, आपस में कोई तालमेल नहीं था। वो एक दूसरे के साथ असहयोग कर रहे थे। असहयोग, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था ना, तो असहयोग आंदोलन क्या था कि मदद ना करो, सहयोग ना करो। उसको लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया है इतिहास में से उठाकर, कि बस के कल पुर्जे भी आपस में मानो असहयोग आंदोलन कर रहे हो, कि हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल के साथ कार्य नहीं करना है। तो लेखक को लगा कि ये बस भी शायद उसी समय रही होगी जवान, जब ये बहुत अच्छे से चलती होगी। तो लेखक को लगा कि असहयोग आंदोलन के समय इसने बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग ली है कि कैसे असहयोग आंदोलन किया जाता है। तो लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो इतिहास से भी कुछ जो चीजें हैं उनको बहुत सुंदर तालमेल यहाँ पे बिठाया है लिखते वक्त। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो लेखक को लगा कि अब पता नहीं आगे और क्या क्या होगा, क्या पता कब ब्रेक फेल हो जाए, कभी स्टीयरिंग भी इसका टूट सकता है। और जैसे जैसे वो रात के समय में जब बस थोड़ा थोड़ा सफर कर रही थी बहुत धीमी धीमी चांद की रोशनी में, तो लेखक को लगा कि ऐसा ना हो कि कभी ये बस है कि कहीं पेड़ आ जाए तो वो पेड़ से टकरा जाए। झील को देखकर लगता कि अब ऐसा लगता है शायद बस इसमें गोता लगाने लगेगी, क्योंकि ब्रेक तो शायद समय पर नहीं लग पाएगा। कैसे होता है ना, जब हम यात्रा करते हैं तो हमें कितना एक अगर बाहर बहुत सुंदर दृश्य है तो वही यात्रा हमारी बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छे से निकल जाती है। लेकिन जब हमें पता पड़े कि जिस भी यात्रा के लिए हम निकले हैं, हम जिस वाहन में बैठे हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें गड़बड़े हैं, तो वही सुंदर सारे दृश्य कैसे हो जाते हैं, हमें डराने लगते हैं। तो उसी चीज को लेखक ने यहाँ पे लिखा है कि जो जितने भी सारे सुंदर दृश्य आ रहे थे उन सबसे डर लग रहा था कि कहीं ये बस इससे टकरा ना जाए, इससे कहीं भिड़ ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन चल रही थी बस, बार बार रुक के चलना, ये सब उसका चल रहा था। अब एक स्थान पर आकर बस का टायर पंचर हो गया।
और सबसे बड़ी बात जो लेखक को आश्चर्य की लगी कि उस बस कंपनी के हिस्सेदार भी सफर कर रहे थे। तो लेखक को क्या लगा कि बस कंपनी के हिस्सेदार अगर सफर कर रहे हैं पूरी इसकी दशा जानते हुए, उनको तो क्या बस की पूरी हालत पता है ना कि बस में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो लेखक को लगा कि ये जो व्यक्ति है जो अपनी जान को बिल्कुल ऐसे दांव पर लगाकर चल रहा है, ऐसा आत्मोत्सर्ग तो बड़ा दुर्लभ है। जैसे हम कहते हैं ना कि सिपाही या सैनिक हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं, तो हम कहते हैं उनमें एक उत्सर्ग की भावना है कि अपने देश के लिए। लेकिन बिना किसी कारण के सिर्फ एक बस को ठीक कराने के लिए तो कुछ रुपए लगने चाहिए कि भाई टायर हम इसमें नए लगवा दें, इसका इंजन है उसको ठीक करा दें, पेट्रोल की टंकी में अगर छेद हो गया है तो हम उसको सही करा लें, रिपेयर करा लें, जिसका कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन वो सब ना करवा के उस बस के ऊपर बहुत विश्वास रखते हुए वो जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वो बस में सफर कर रहे हैं। तो लेखक को लगा इनको अपनी मृत्यु की कितनी बिल्कुल परवाह ही नहीं है कि, तो उनको वो लगा कि ये जो भावना है अति दुर्लभ है, अपने उत्सर्ग की जो ये भावना है ये बड़ी दुर्लभ है, इनकी इस भावना का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेखक को लगता है कि काश ये कुछ अच्छे ऐसे कोई सैनिक बन जाते जहाँ पे इनकी देश के प्रति प्रेम की भावना कुछ होती, जहाँ इनका ये जो जीवन को बलिदान करने की भावना है उसका सही रूप से उपयोग हो पाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कुल मिलाकर ये सब चीजें घटनाएं होती रहीं। लेखक का मन आत्मग्लानि से भी भर उठता है कि क्यों हम इस वृद्ध बस पर सवार हो सके, इस वृद्धा बस के ऊपर हम क्यों सवार हो गए, कि हमने इस बस के ऊपर बहुत अन्याय किया। लेकिन ऐसे इसी प्रकार से इंजन ठीक होता है, बस रुकती है, चलती है, ये घटनाक्रम चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो डर था लेखक को, अब वो डर उनका खत्म हो गया। अब उनको लगा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, समय पर तो शायद हम ट्रेन को नहीं ही पकड़ सकेंगे। तो धीरे धीरे अब उन्होंने वो चिंता करना छोड़ दिया और सब लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए चलने लगे और उस डर को त्याग कर आनंद उठाने की कोशिश उन्होंने की। ठीक है, तो जैसा कि एक यात्रा में होता है, अगर हमें पता होता है कि अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो तो हमको कुछ पता नहीं है, कि अभी इसका कोई समाधान नहीं है, तो अब उसमें डर से जीने के बजाय आवश्यक है कि उसी चीज को हम आनंद के साथ जी लें। तो लेखक ने भी वही किया। इस तरीके से लेखक ने एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर बस की यात्रा के माध्यम से। हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, जहाँ हम चीजों को समय पर मरम्मत या चुस्त दुरुस्त ना रखकर, उनके ऊपर खर्चा ना करके उस रुपए को हम अपनी जेबों में भरते हैं, समय पर उनका रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाते, उससे यात्रियों को कितनी दिक्कत आती है, उनके जीवन पर संकट आता है। अगर गहराई से हम देखें तो ये चीज यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है कि जीवन पर जो संकट आता है वो कितना बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने जीवन को कितना सस्ता बना लिया है। इस चीज की ओर लेखक कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। तो पाठ अवश्य पढ़िए, जहां से आपको कई इनकी जो भाषाएं हैं, कुछ एक लाइनें हैं, जैसे कुछ पंक्तियां कि बस की जो खिड़की है उसमें कांच बहुत कम बचे थे और जो बच गए थे उनसे हमें बचना था। तो देखिए, बच शब्द का जो प्रयोग है एक ही पंक्ति के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग अर्थों में हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। ऐसे कई आपको वहां पे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो पाठ के लिए मैं अवश्य कहूंगी उसको जरूर पढ़ना है आपको, और संक्षेप में तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। तो पाठ को तो संक्षेप में हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर जो हमें करने हैं कि लेखक ने बस की तुलना किसके साथ की है, बस को किसके जैसा माना है। दूसरा है कि क्या लोगों ने लेखक को सही सलाह दी थी, मतलब लोगों ने जो कहा था कि आप इस बस से सफर ना करें, तो क्या वो सलाह जो थी, वो एडवाइस जो थी, वो क्या वो सही दी थी, आपको लिखना है सोचकर। इस पाठ की लेखन शैली कौन सी है, एक बिल्कुल साधारण सा जिसका मैंने हमारे इस वीडियो में जिक्र भी किया है। पाठ में आई कुछ व्यंग्यात्मक पंक्तियों को लिखिए। जैसे कि मैंने एक पंक्ति का उदाहरण आपको दिया था ना कि खिड़की में जो कांच बच गए थे, अब उनसे हमें बचना है था। तो इसी तरीके से पाठ के अंदर और भी कई पंक्तियां आई हैं। तो जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उन पंक्तियों को आपको रेखांकित करना है और बाद में अलग से लिखना है, ताकि आपको समझ में आए कि व्यंग्य लिखना में कैसे शब्दों का कितना अच्छे से प्रयोग करना आवश्यक है और ध्यान देकर प्रयोग करना। एक ही शब्द के दो या अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उनको किस तरीके से समायोजित करके लिखा जा सकता है। तो ये आपको शैली को समझने में मदद करेगा। ठीक है, और एक सुझाव है मेरी ओर से
कि ये पाठ तो आप पढ़ें ही, साथ में हरिशंकर परसाई जी के और भी व्यंग्य पढ़ें। एक कहानी है उनकी भोलाराम का जीव, उसको अवश्य पढ़ें, तो आपको उनकी व्यंग्यात्मक शैली भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और भी कि यहाँ पर लेखक ने कितना सुंदर एक वर्णन किया है, जो एक आम जन की समस्या है, पेंशन की समस्या, रिटायरमेंट के बाद, उसका उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है। तो उसको पढ़िए। और हम इसके बाद में मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के माध्यम से, अगले किसी पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।